भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें कुछ राजतंत्र थे और कुछ गणतंत्र थे। उस समय जब हमने 16 जनपदों का बाढ़ पड़ा था, उस समय एक सबसे बड़ा महाजनपद था मगध। तो आज मैं पाठ पढ़ाने से पहले, इस पाठ को रुचिकर बनाने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि जब हम बचपन में अपनी दादी और नानी के द्वारा कहानियां सुनते थे तो बड़े ध्यान से सुनते थे और वो सुनी हुई कहानियां हमें आज तक याद है। इसलिए इतिहास के पाठों को रुचिकर बनाने के लिए एक प्रस्तावना, एक छोटी सी भूमिका, उसको यदि प्रस्तुत कर दिया जाए तो वो पाठ चैप्टर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। भारत का एक बहुत विशाल साम्राज्य था मगध, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो विद्या का एक बहुत बड़ा केंद्र थी। उसमें घनानंद नाम का एक क्रूर राजा शासन करता था और वह इतना क्रूर था कि उसके अत्याचारों से मगध की जनता बहुत त्रस्त थी और वह अपने राजा से छुटकारा चाहती थी। उसी समय भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का भी बहुत भय था। तो देश को एक ऐसे शासक की आवश्यकता थी जो देश को विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षित कर सके। परंतु उसी समय मगध में घटना घटी थी कि तक्षशिला के एक आचार्य चाणक्य, जो विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा करने के लिए वह राजा से सहायता मांगने गया, राजा से विचार विमर्श करने गया, तो राजा घनानंद ने उसका बहुत घोर अपमान किया और अपमान करके उसे अपने दरबार से निकलवा दिया। उसी समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस नंद वंश का नाश करके और इसमें बहुत अच्छे शासक को स्थापित करके और एक महान साम्राज्य की स्थापना करूंगा। यह प्रण करके और वह घनानंद के राज दरबार से चला गया और उसने अपने एक शिष्य को इस प्रकार तैयार किया कि वह एक बहुत शक्तिशाली राजा बन सके। उसी परिस्थिति में अचानक चाणक्य का शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुआ, जो 25 वर्ष की अवस्था में और नंद वंश का नाश करके और मगध की गद्दी पर बैठा। तो अब हम उसी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जनपद काल में हमारे देश में बहुत से शासक शासन करते थे, जैसे मौर्य साम्राज्य था, शुंग था, सातवाहन था, गुप्त था, वर्धन था, पाल था, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चोल, पल्लव और चालुक्य। तो वर्धन वंश तक तो सारे राजा उत्तर भारत के थे, लेकिन पाल से लेकर चालुक्य वंश तक दक्षिणी भारत के राजवंश कार्य करते थे। उसमें सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था मगध का। जब चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बना, उसका समय जो है वो 322 से 298 ईसा पूर्व है। उसने लगभग एक लंबे समय तक शासन किया और अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। उसने यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर को हराया और उससे भारत की रक्षा की। तो सेल्यूकस के साथ उसकी संधि हो गई और सेल्यूकस ने 500 हाथियों के बदले और चंद्रगुप्त को बहुत सा अपना विशाल साम्राज्य दे दिया और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह उसके साथ कर दिया तथा मेगस्मिन नाम का राजदूत उसके दरबार में नियुक्त किया। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विशाल साम्राज्य का विस्तार किया। कंधार, खोतान, ताशकंद से लेकर पूरे उत्तर भारत, इधर आसाम, मणिपुर, मेघालय, नेपाल तक, पश्चिम बंगाल तक उसका साम्राज्य स्थापित था। इस मानचित्र में आपको जो गहरा रंग दिखाई दे रहा है, वहां तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार था। कल्लण की जो राजतरंगिणी पुस्तक है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित हमें बहुत सी बातें जानने को मिलती है। उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार मगध के साम्राज्य पर बैठा। तो बिंदुसार के समय में भी 2 उपद्रव हुए थे, जिसका दमन उसने किया था।
एक दमन के लिए उसने अशोक को भेजा था तथा दूसरे दमन के लिए उसने अपने दूसरे पुत्र को भेजा था। तो इस प्रकार बिंदुसार ने भी उन जो दो विद्रोह हुए थे उनको दबा दिया था। परंतु उसका जो पुत्र अशोक था वह बहुत ही शक्तिशाली और एक प्रकार से जिसको होशियार शासक कहा जाता है वह था, और बिंदुसार को गद्दी से हटाकर 273 ईस्वी में उसका पुत्र अशोक राजा बना। जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था, उसी प्रकार अशोक भी महत्वाकांक्षी शासक था और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अनेक युद्ध लड़े और उनमें विजय प्राप्त की। उसने अपना अंतिम युद्ध जो था वह कलिंग का युद्ध लड़ा था, और कलिंग का युद्ध जब वह लड़ा तो कलिंग में लाखों की संख्या में स्त्री पुरुष युद्ध में लोग मारे गए थे। जब उस भयावह दृश्य को अशोक ने देखा तो उसका हृदय परिवर्तित हुआ, उसे बहुत दुख हुआ उस युद्ध से, और उसने भविष्य में कभी युद्ध न करने की शपथ ली। और उस युद्ध के बाद उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना छोड़ दिया और जीवन में हमेशा के लिए युद्ध से संन्यास ले लिया। तो इस प्रकार अशोक ने भी एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करके और इतिहास में एक शक्तिशाली शासक के रूप में वह विकसित हुआ। उसका कार्यकाल 273 ईस्वी से 232 ईसा पूर्व तक रहा था। इस प्रकार एक लंबे समय तक उसने शासन किया। कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक ने अहिंसा का रास्ता अपनाया और उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया कि अब मैं जीवन में कभी भी किसी हिंसा को स्थान नहीं दूंगा और ना मैं किसी प्रकार का कोई युद्ध लड़ूंगा। इस प्रकार उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। उससे पहले वह शिव का उपासक था, अर्थात शिव की उपासना करता था, लेकिन कलिंग युद्ध के पश्चात उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उसने अपना समस्त जीवन मानव कल्याण के लिए लगा दिया। तो अशोक की जो विशेषताएं थी कि उसने अपने शासन काल में कलिंग के युद्ध के पश्चात जीवन को किस कार्य में लगाया, तो सबसे पहला उसका जो कार्य है वह है धम्म। मानव की नैतिक उन्नति के लिए उसने धम्म की स्थापना की। तो धम्म में मनुष्य के नैतिक आचरण से संबंधित मूल्यों को उसने समावेशित किया। उसने कहा कि हमें मनुष्य के उच्च आदर्शों का पालन करना चाहिए, नैतिक उन्नति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अपने माता पिता गुरुजनों का आदर करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी का धन नहीं हड़पना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। इस प्रकार उसने जीवन की अच्छी अच्छी बातों को अपने धर्म जो शब्द है उसमें समावेशित किया और उनको लागू करने का प्रयत्न किया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने धम्म यात्रा प्रारंभ की और उसने भी 2 बार धम्म यात्रा की थी। एक बार वह बोध गया था और दूसरी बार वह भारत से बाहर गया था, यानी बर्मा इंडोनेशिया की उसने धम्म यात्रा की थी। और उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी धम्म यात्रा के लिए कई बार दूसरे देशों को भेजा था। इस प्रकार बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो यात्राएं की जाती थी उन्हें धम्म यात्रा कहा जाता था। अनुसंधान, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए जिन जिन लोगों को भेजा जाता था और वे वहां जाकर विभिन्न प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, उसे अनुसंधान कहा गया। तीसरा, उसने अपने कार्यकाल में धम्म महामात्र नियुक्त किए। धम्म महामात्र का मतलब ऐसे लोगों को वर्ष में 2 बार विदेशों में भेजा जाता था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, और जो लोग उसके लिए नियुक्त किए जाते थे उन्हें धम्म महामात्र कहा जाता था। इसके अलावा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, धम्म का प्रचार करने के लिए अनेक अभिलेख लिखवाए। उन्होंने सांची के सारनाथ पे, अशोक स्तंभ पे और बहुत सारे स्तंभों पर उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को, धम्म के सिद्धांतों का अभिलेख उगवाया। इस प्रकार उसने अच्छी अच्छी बातों के बहुत से अभिलेख आज भी हमारे इतिहास में विद्यमान है। तो ये अशोक के द्वारा अपने जीवन में किए जाने वाले अच्छे कार्य थे, जिनमें धम्म सबसे महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न अक्सर
आपकी परीक्षा में आता है, जिसमें बताया जाता है कि अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं। तो ये आपको पुस्तक में साफ साफ दिया हुआ है, जिसे पढ़कर और ये प्रश्न आज कॉपी में भी करना है कि धर्म से आप क्या समझते हैं, धर्म यात्रा से आप क्या समझते हैं, धर्म महामात्र क्या है। ये सब अलग अलग चीजें हमें सीखने को मिलेगी। तो ये था मौर्य साम्राज्य के शासकों का विवरण और उनके द्वारा किए जाने वाले अच्छे कार्य। अब चूंकि 114 वर्ष तक और मौर्य साम्राज्य भारत पर आधिपत्य किए हुए रहा था, इसलिए उसने बहुत अच्छी शासन व्यवस्था स्थापित की थी। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताइए। और अक्सर इस जो बिंदु है उससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न आते हैं। कई बार पूछा जाता है मौर्य साम्राज्य की केंद्रीय शासन व्यवस्था कैसी थी, मौर्य साम्राज्य की प्रांतीय शासन व्यवस्था कैसी थी, मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन कैसा था, उनकी सेना कैसी थी, वहां न्याय कैसे होता था। तो इस प्रकार के एक पार्ट के प्रश्न वहां पूछे जाते हैं, क्योंकि बोर्ड में इस पार्ट से 5 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिसमें एक अति लघुत्रात्मक और एक 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मौर्य साम्राज्य में शासन के 7 अंग होते थे: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। ये 7 अंग मिलकर और साम्राज्य चलाते थे। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था विभिन्न भागों में बटी हुई थी, क्योंकि इतना विशाल साम्राज्य था कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के बल पर वहां की व्यवस्था को देखना संभव नहीं था। इसलिए सबसे बड़ी शासन व्यवस्था केंद्रीय शासन व्यवस्था, जिसमें राजा, समाहर्ता और संविधाता होते थे। राजा के बाद जो सबसे बड़ा मंत्रिमंडल होता था वह समाहर्ता का होता था, जिसका मुख्य कार्य राजस्व वसूल करना होता था। उसके बाद संविधाता, इसको हम मंत्रिमंडल कहेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के मंत्रिमंडल बने हुए थे जो अनेक विभागों का काम देखते थे। जैसे भूमि का काम देखने वाला शीताध्यक्ष कहलाता था। तो विभिन्न प्रकार के नामों से इनको जाना जाता था। और ये मंत्रिमंडल है मौर्य साम्राज्य का, जिसको संविधाता कहते थे, जिसमें जब हम पुस्तक में पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरी शासन व्यवस्था प्रांतीय शासन व्यवस्था। केंद्रीय शासन व्यवस्था का मतलब वर्तमान की केंद्र सरकार, प्रांतीय शासन व्यवस्था का मतलब राज्य सरकार। तो उस समय में केंद्र सरकार होती थी, जिसको केंद्रीय शासन कहा जाता था, राज्य सरकार को प्रांतीय शासन कहा जाता था। और प्रांत 5 भागों में बटे हुए थे: उत्तरापथ, अवंतीराज, दक्षिणापथ, कलिंग और मध्य प्रदेश। यानी ये 5 बड़े प्रांत थे, जिनको 5 भागों में बांटा हुआ था और इनके अपने अपने मुख्यमंत्री होते थे, यानी विशेष अधिकारी होते थे जो प्रांतीय शासन व्यवस्था को देखते थे। और प्रांतीय शासन व्यवस्था नगर प्रशासन में बटी हुई थी, जो कि 5 समितियों में विभक्त थी। और ये 5 समितियां नगर का प्रशासन देखती थी। जैसे वर्तमान में जिला कलेक्टर और उसके अधिकारी देखते हैं, वैसे ही नगर प्रशासन की 5 समितियां नगर प्रशासन का कार्य देखती थी। किसी भी राजा की सबसे शक्तिशाली सेना होनी बहुत आवश्यक है, तभी वह विशाल साम्राज्य की स्थापना कर पाता है। तो मौर्य साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था भी बहुत विशाल सेना थी, जिसमें 5 प्रकार के दल थे: पैदल, हाथी, अश्व, रथ और नौसेना। ये विशाल सेना के रूप में उसने अपने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद उसकी न्याय व्यवस्था। वैसे तो राजतंत्र शासन व्यवस्था थी, इसलिए राजा को न्याय का सर्वोच्च माना जाता था। फिर भी राजा न्याय प्रिय थे, अतः वहां की जो न्याय व्यवस्था थी वह बहुत उत्तम थी। और न्यायालय 2 प्रकार के होते थे: कंटक और धर्म शोषण। कंटक में जमीन जायदाद संबंधी दीवानी मामले सुलझाए जाते थे और धर्म शोषण में फौजदारी मामले सुलझाए जाते थे, जिसमें मारपीट, चोरी, डकैती, हत्या के मामले होते थे। तो इस प्रकार उनकी एक प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी होती थी। इसी प्रकार मौर्य साम्राज्य का समाज में प्रजा सुखी और संपन्न थी। कहा जाता है कि उस समय ताले नहीं लगाए जाते थे, चोरी डकैती नहीं होती थी, स्त्रियों का पूर्ण सम्मान था, स्वयंवर प्रथा विद्यमान थी, स्त्रियों को भी धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार था, सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, सभी अपने छोटे छोटे कार्यों से अपने आजीविका चलाते थे। तो इस प्रकार
इसीलिए इसको स्वर्ण युग कहा गया था। यानी भारत के राजतंत्र की सबसे बड़ी नींव या आधार स्तंभ जिसको कहा गया वह मौर्य साम्राज्य था, जिसने देश में एक राजनीतिक एकता स्थापित की थी। इसी के साथ मैं ये चैप्टर समाप्त करती हूँ। आपको इसके कुछ प्रश्न दिए जाएंगे व्हाट्सएप पे, जिनको आपको कॉपी में करना है। धन्यवाद।